ऑफ द कंटेनर, पी की वैल्यू क्या आ रही है, आपका रिएक्टर आपका जो इक्विलिब्रियम। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो हम इक्विलिब्रियम कर रहे थे, तो आज हम करेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट, जो कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द predicting the direction of equilibrium reaction। तो हम रिएक्शन क्वोशिएंट की हेल्प से इक्विलिब्रियम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहां पे नीचे लिख लेना रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। तो सपोज करो एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए गैस प्लस में बी गैस इक्विलिब्रियम, सी गैस प्लस में डी गैस है, ठीक है। गैसेस रिएक्शन ले रखा है और हमने सबके कोफिशिएंट ले रखे हैं। तो रिएक्शन क्वोशिएंट होता क्या है, जैसा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वही आपका रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप रिएक्शन क्वोशिएंट ही निकालते हो। जैसे ही आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आता है, तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं ना, तो उसको रिएक्शन क्वोशिएंट नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वही रिएक्शन क्वोशिएंट आपका बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कंसंट्रेशन में निकाल रहा हूं तो QC लिखूंगा, अगर प्रेशर में निकालूंगा तो QP लिखूंगा। तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर, ठीक है ना, C की कंसंट्रेशन रेज टू पावर C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, इसकी रेज टू पावर इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर इसका कोफिशिएंट A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B, ठीक है। अब इसमें देखो तीन केसेस आते हैं, तीन केसेस हैं। आप किस तरीके से रिएक्शन क्वोशिएंट के बेसिस पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करोगे। तो अगर आपका रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा है, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसपे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फिजिबल होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होता है। समझ गए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन क्वोशिएंट आपका फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन क्वोशिएंट वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो जब आपका इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आता है, तो जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं ना, तो वही आपका क्या बन जाता है, हम उसे रिएक्शन क्वोशिएंट नहीं बोलते, उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। समझ गए, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है। तो ये मान लो कि ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये आपका क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट नीचे ऊपर जा सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो ये भी फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम को अगर अटेंड करना है तो जो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। जब भाई इसके बराबर आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। तो आपको रिएक्शन क्वोशिएंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो उसके बराबर आ सकता है, क्योंकि रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है। तो उसके बराबर लाने के लिए मुझे इसे कम करना पड़ेगा। और रिएक्शन क्वोशिएंट को कम कैसे करते हैं हम, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, वहां पर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करोगे या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आपका जो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा,
ठीक है ना, बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन कोएफिशिएंट आपका कम हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका कम होगा, रिएक्टेंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां पे आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज करता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो फिर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करती है तो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर इसमें लिख लेना क्या आ जाएगा, द रिएक्शन विल प्रोसीड, the reaction will proceed, the reaction will proceed proceeds in the backward direction, in the backward direction, ठीक है। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस देखो जरा, दूसरा केस है, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, कम है, केसी से है, तो उसको केसी के बराबर लाने के लिए मुझे रिएक्शन कोएफिशिएंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज करता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा तो आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा केस आता है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो द reaction will proceed, the reaction will proceed in the forward direction, the reaction will proceed in the forward direction, forward डायरेक्शन लिखना था, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब तीसरा केस देखो जरा, तीसरा केस है, थर्ड केस है कि आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मतलब जो आपने रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही निकाल लिया है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल रहे हो तो उसे रिएक्शन कोएफिशिएंट थोड़ा बोलते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो द रिएक्शन इज ऑलरेडी एट ए इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे ही है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की हेल्प से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे ही है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करोगे इसको किस तरीके से अप्लाई करना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है ना, नोट करो। चलो आओ देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर at 300 Kelvin temperature contains N2O4 and NO2 at 0.28 atm and 1.1 atm respectively. If the volume of the container is doubled, हमने कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम pressure
न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द टू गैसेज है, ऑफ द टू गैसेज है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। देखो रिएक्शन क्या दे रखी है, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे, कंटेन्स N2O4 एंड NO2 एट 0.2 atm प्रेशर पे दे रखा है और 1.1 atm प्रेशर पे है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया N2O4 गैस गिव्स टू 2NO2 गैस है, 2NO2 गैस है। ठीक है, आपको प्रेशर दे रखा है इसका, N2O4 जो है वो 0.28 atm पे है और NO2 जो है वो आपका 1.1 atm पे है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पे आपको नहीं दे रखा है, तो जब आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर नहीं दे रखा होता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसका आप रिएक्शन कोएफिशिएंट ही निकाल लो। ठीक है, एक बार रुक जाओ जरा, इक्विलिब्रियम पे, अच्छा इक्विलिब्रियम पे ही दे रखा है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये, इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 300 केल्विन टेम्परेचर कंटेन्स, तो आपको इक्विलिब्रियम पे ही दे रखा है, तो इसका आप Kp निकाल लोगे। तो Kp क्या हो जाएगा, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर में 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.1 इसका स्क्वायर अपॉन में 0.28 है, ये आ रहा आपका। तो Kp की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आगे वो क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, अगर मैं कंटेनर के वॉल्यूम को डबल कर देता तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, क्योंकि अब आपने कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया है, मतलब वॉल्यूम चेंज कर दिया है, तो वॉल्यूम अगर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ है क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम आपने चेंज किया, एक्सटर्नली चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, स्टेबल एंड डायनेमिक नेचर का होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि भाई अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन करेगा, जो आपने चेंज किया है उसको वो काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जहां पे वो काउंटर बैलेंस हो जाए, जैसे अगर आप कोई चीज इंक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज की साइड चला जाएगा, तभी तो काउंटर बैलेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, डबल कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, प्रेशर आपका आधा हो जाएगा। तो N2O4 गैस गिव्स टू 2NO2 गैस। ठीक है, तो प्रेशर आपका आधा हो गया 0.28 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 1.1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों का प्रेशर आधा हो गया है। अब यहां पर देखो, अब इक्विलिब्रियम नहीं है तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लो, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लो। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.1 इसका स्क्वायर अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 0.28 अपॉन में 2, इसे काटूंगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1.1 इसका स्क्वायर अपॉन में 1 मिनट ऊपर 2 नहीं नीचे 2 आएगा, क्योंकि 4 से काटूंगा, ये कहते हैं इसे काटूंगा तो 2 बच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 0.28 इंटू 2 ये आ रहा आपका। ठीक है, तो अगर आप इसे Kp से कंपेयर करोगे, मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया है, Kp से कंपेयर करोगे, Kp के अंदर ये भी है, लेकिन यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, तो Qp की वैल्यू देयरफॉर Qp की वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है। ठीक है, अगर Qp की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होती है, तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ये दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा तो आपको बताना है कि नए इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर क्या होगा। ठीक है, नए इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर क्या होगा। चलो देखो जरा, अब रिएक्शन दोबारा से लिखो, तो N2O4 गैस है, इक्विलिब्रियम गिव्स टू 2NO2 गैस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा 0.28 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा, तो माइनस में P ले लेते हैं, इसका 1 मोल जब डिसोसिएट होता है तो ये 2 मोल बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.1
डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2p। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज हुआ नहीं है, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली रखी थी पहले ही, कितना था 1.1 का स्क्वायर अपॉन में 0.28 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में p इसका स्क्वायर अपॉन में 0.28 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में p। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, यहां से p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू पता चल जाएगी। देख लेते हैं p की वैल्यू क्या आ रही है। p की वैल्यू आ रही है 0.045 atm, 0.045 atm। एक मिनट इधर आइए, यहाँ पे 2p आएगा, ये 2p। ठीक है ना, यहाँ पे 2p है ना, तो 2p आएगा, तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, आप प्रेशर रख दो यहाँ पे जरा, तो प्रेशर ऑफ नए इक्विलिब्रियम पे N2O4 का प्रेशर क्या आ जाएगा 0.14 माइनस में 0.045 है। ठीक है, प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 1.1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 2 इंटू 0.045 है। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को इसमें, फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। इन एन एक्वा सॉल्यूशन, in an aqueous solution of volume 500 ml, when the reaction of 2 Ag positive aqueous plus Cu solid equilibrium Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड है, 2Ag सॉलिड है, रीच्ड इक्विलिब्रियम द Cu2 पॉजिटिव है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आज x मोलर दे रखी है आपको। आगे क्या कहता है, व्हेन 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड एट द इक्विलिब्रियम then molar concentration of Cu2 positive will be, पहला ऑप्शन है 2x मोलर, सेकेंड ऑप्शन है x मोलर, थर्ड ऑप्शन है बिटवीन x मोलर एंड x/2 मोलर, डी ऑप्शन है लेस देन x/2 मोलर। ये क्वेश्चन है, देखो जरा, तो इसको कैसे करोगे। तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है, 2Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस में Cu सॉलिड इक्विलिब्रियम Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये इक्विलिब्रियम पे अटेंड होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे आता है, तो Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, x मोलर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, पहले 500 ml है और बाद में आप 500 ml वाटर और ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम फिर आपका डबल हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम आपका डबल हो गया है। तो यहाँ पे देखो जरा, तो इक्विलिब्रियम पे Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है एट इक्विलिब्रियम, इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी, x मोलर दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है।
चलो तो मैं इसका केसी निकाल लेता हूं। केसी क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव है, ये तो सॉलिड है, प्योर सॉलिड तो आता ही नहीं है, अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव है की पावर में 2। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे तो आपको दे रखी है, ये क्या है x है। Ag पॉजिटिव की मैं खुद से मान लेता हूं, y मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आ गया, x अपॉन में y स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जब वॉल्यूम आपका 500 ml था तब की बात है, लेकिन जैसे मैंने 500 ml वाटर और ऐड कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। और आपको पता है वॉल्यूम अगर आप डबल करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डबल करोगे तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नो डाउट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अब दोबारा से अटेंड होगा। अब आपको पता करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम जब दोबारा से अटेंड होगा तो दोबारा से अटेंड करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड है। तो इसके लिए आपको रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्वोशिएंट निकालो। अब जब मैं 500 ml वाटर ऐड करूंगा तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, QC, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव रेज टू पावर 2। ठीक है, तो अब आपका Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आधी हो गई है, x/2, और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये भी आधी हो गई है, तो y/2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, ये काटोगे तो 2 बचेगा यहाँ पे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में y स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर आप इसे Kc से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है, x अपॉन वाई स्क्वायर, x अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देयरफॉर QC की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब QC की वैल्यू अगर ज्यादा है Kc से, QC की वैल्यू अगर ज्यादा है Kc से, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, भाई इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए मुझे इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट होगा तब जाके आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब आपका अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और जो रिएक्टेंट है वो फिर वो प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो Cu2 पॉजिटिव है एक्वस प्लस में 2Ag पॉजिटिव सॉलिड है गिव्स टू 2Ag पॉजिटिव है, 2Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस में Cu सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन उल्टी हो गई है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है न्यू इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए। अब ये देखो, ये x/2 माइनस में मान लो कि आपका कुछ, क्योंकि रिएक्टेंट है, अब ये पहले प्रोडक्ट था लेकिन अब यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, तो अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, तो ये मान लो कि आपका Z डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये पहले कितना था, ये था आपका y/2 था। ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा Z, ये 1 मोल पे 2 बनता है, तो ये क्या हो जाएगा Z पे 2Z बनेगा, Z पे 2Z बनेगा। आप समझ रहे हो। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नए इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, 2x मोलर होगी, नहीं होगी, x मोलर होगी, x मोलर भी नहीं है, x/2 से ये कम होगा, बिटवीन x और x/2 मोलर होगा। ठीक है, ये भी गलत है, लेस देन x/2 मोलर होगा, हाँ x/2 मोलर से कम होगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसने सिर्फ Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पूछी है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो Ag पॉजिटिव आयन का भी पूछ ले, तो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन y/2 से ज्यादा बन रही है। ठीक है ना, y/2 से, ये y अपॉन में 2 है ना, तो इससे ज्यादा ही बन रही है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन x/2, यहाँ माइनस आ रहा है, तो x/2 से कम ही बन रही होगी नए इक्विलिब्रियम पे। ठीक है ना, जब नया इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना तब ये कम ही बनेगा। समझ गए, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एफ्लोरेसेंट का और हाइग्रोस्कोपिक का 2 टर्म आते हैं कि एफ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक के। ठीक है, नोट करो इसे। कर लिया सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड है, इक्विलिब्रियम कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O सॉलिड प्लस में 2H2O गैस है, 2H2O गैस है। Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम
Kp for this equilibrium is a 1.0 into 10 की पावर -4 atm square at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। At 25 degree Celsius temperature, what is the maximum pressure of water, वेपर या फिर सिंपल आप मॉइस्चर भी बोल सकते हो, in the atmosphere below which the temperature pentahydrate is efflorescent. ऑप्शन है आपके 7.60 mm, बी ऑप्शन है 0.01 mm, सी 0.076 mm, डी 760 mm। 760 mm ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ्लोरेसेंट, यहाँ पे दो टर्म आएंगे, एफ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपी के। सबसे पहले तो एफ्लोरेसेंट का मतलब देखो जरा, एफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है। एफ्लोरेसेंट का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू lose water molecule in the atmosphere तो एफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में लूज करना, एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब देखो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ये आपका, इसे कहते हैं ब्लू विट्रोल होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का ही, आपको पता है जो भी जितने भी विट्रोल होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोल। तो ये आपका इसमें क्या हो रहा है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वाटर आपका रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या एफ्लोरेसेंट है। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे, तो ये एटमॉस्फेयर से दो वाटर के मॉलिक्यूल को गेन करेगा, ठीक है, और CuSO4.5H2O में ब्लू विट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। तो फिर अगर एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। अगर रिलीज कर रहा है तो एफ्लोरेसेंट, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल to absorb H2O molecule from atmosphere बात समझ रहे हो। तो एफ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक है, बात समझ आ गई है, ठीक है। चलो अब इसने देखो क्या पूछा, Kp for this equilibrium is कितना दे रखा है आपको, Kp ये दे रखा है। तो चलो इस रिएक्शन के लिए Kp लिख लेते हैं। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, आएंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और वाटर गैस वेपर, वाटर वेपर, इसकी पावर रेस्ट, ठीक है ना, रेस्ट टू पावर 2 जो कोफिशिएंट होता है, और Kp की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से आप वाटर वेपर का
प्रेशर निकाल सकते हो। वाटर वेपर का प्रेशर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻2 ATM आ गया। ठीक है, इतना आ गया आपका। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम भी आपका यही है, इन द एटमोस्फियर बिलो विच द पेंटाहाइड्रेट इज एफ्लोरेसेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर आपका ये होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर मान लो कि वाटर वेपर का ज्यादा हो जाए, वाटर वेपर का ज्यादा हो जाए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो QP जो है वो क्या होना चाहिए, इस प्रेशर से कम होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर कम होगा, इससे अगर कम होगा तभी वो KP से कम रह पाएगा, और KP से कम रह पाएगा तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो एज ए एफ्लोरेसेंट की तरह काम करेगा। तो QP इज लेस देन, इस प्रेशर से कम होना चाहिए, लेस देन वाटर वेपर के प्रेशर से कम होना चाहिए, जो कि कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2 ATM है। ठीक है, इतने प्रेशर से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको mm में दे रखा है, तो mm में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर देख लो, आंसर क्या आ रहा है इसका। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। चेंज कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 760 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 760। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7.6 mm ऑफ Hg हो जाएगा। बात समझ गए, 7.6 mm ऑफ Hg। नोट करो इसे फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आओ देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। प्रेडिक्ट वेदर द कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड बी एफ्लोरोसेंट है, बी एफ्लोरोसेंट है, और आपको ये भी बताना, और कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O सॉलिड बी हाइड्रोस्कोपिक कह रहा है। ये देखो हाइड्रोस्कोपिक कह लो, हाइड्रोस्कोपिक कह लो, एक ही बात है। हाइड्रोस्कोपिक है एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 25 degree Celsius temperature, is equal to 0.04 ATM। ठीक है, तो रिएक्शन आपको दे रखी है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, मैंने अभी बताया था ये ब्लू बुटरोल होता है। ठीक है, गिव्स टू CuSO4 डॉट 3H2O सॉलिड प्लस में 2H2O वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए आपको Kp की वैल्यू दे रखी है, Kp इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 ATM स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो आपको बताना है प्रिडिक्ट वेदर कॉपर सल्फेट भी एफ्लोरेसेंट है या कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O भी है, मतलब वो हाइग्रोस्कोपिक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Kp को देखो जरा, सिंपल सी बात है, आप पहले QP निकाल लो जरा, QP निकालो। ठीक है, तो QP निकाल लेते हैं भाई। QP क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर रेज टू पावर 2। तो ये कितना दे रखा आपको, ये दे रखा 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁴। आप इसे Kp से कंपेयर करो। अब देखो दोनों का ऑर्डर क्या 10⁻⁴ है, आगे वाली वैल्यू से पता चलेगा। अब आगे वाली वैल्यू इसकी बड़ी है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर QP क्या हो गया, QP इज ग्रेटर देन Kp। अगर QP ग्रेटर देन Kp है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो फिर ये एफ्लोरेसेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो हाइग्रोस्कोपिक होगा। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो गया, हाइग्रोस्कोपिक हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? ठीक है, तो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है भाई, चलो अब इसी के अंदर क्या है, एक और पार्ट है इसके अंदर, एक और पार्ट है, एक और पार्ट लिख लो जरा। अगला पार्ट क्या है इसका, कह रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर व्हाट मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, व्हाट मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी for which copper sulfate dot 5H2O solid work as a efflorescent, work as a efflorescent। ठीक है, वर्क एज ए एफ्लोरेसेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है फॉर विच कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड वर्क एज ए एफ्लोरेसेंट, एफ्लोरेसेंट की तरह काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्यूपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, क्यूपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो भाई इसने आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछ रहा है ना। चलो तो अब यहां पे देखो जरा, तो मेरा प्रेशर कितना है, एक्चुअल में पेपर का प्रेशर कितना है, 0.04 atm है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहीं से निकाल लेता हूं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इसी का निकालता हूं, 0.04 इंटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, और परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज आने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर ये आपका लेस देन होना चाहिए। ठीक है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन होना चाहिए किससे, 4 इंटू 10 की पावर -4 से, 4 इंटू 10 की पावर -4 से। ठीक है, तो यहां से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लो। ठीक है ना, पता लग जाएगा। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आ जाएगा, इसको तो 0.04 इंटू 0.04 इंटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी का स्क्वायर अपॉन में 10 की पावर 4 लेस देन 4 इंटू 10 की पावर -4। अब इसे सॉल्व कर लेना। तो यहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी आपकी जो है लेस देन क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपका अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिडिटी है वो अगर 50% से कम होती है तो ये एज ए एफ्लोरेसेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, एफ्लोरेसेंट की तरह काम करेगा। नोट कर लो इसे। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है। ठीक है, बाकी आपके फिर वही है, ली-चैटले प्रिंसिपल रहता है, मल्टीपल इक्विलिब्रियम रहता है और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये 3 चीजें रहती है चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।